अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हीरा जावेद। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन हमारा जो पहला मौज़ू है वो ये है कि हुकूमत ने 3 साल कारकर्दगी कुछ दिन पहले ही पेश की है, और इसी पर एक गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यूनुस भाट साहब। यूनुस भाट साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बताइएगा कि हुकूमत ने 3 साल कारकर्दगी अपनी जो है वो पेश की आवाम के सामने, तमाम जो दावे किए थे हुकूमत ने उसको कामयाब कर सकी, उसको पाया तकमील तक पहुंचा सकी, और महंगाई को कंट्रोल करने में क्या हुकूमत कामयाब हो चुकी है जो इन्होंने ये कारकर्दगी पेश की है? इससे आप मुत्तफिक हैं? जी हीरा जवेद, मैं आपको इसके हवाले से ये बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने अपने इक़्तिदार के 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं, और इसी हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में एक तकरीब का इनेकाद भी किया है। इस तकरीब में जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे वो खुद भी मौजूद थे, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, सदर और उसके तमाम सूबाई मेंबरान और ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद थे। इस तकरीब से पहले मैं बताता चलूँ कि ये उन्होंने जो शानदार और काबिल फ़ख्र हुकूमती कारकर्दगी से मुतल्लिक रिपोर्ट शाया की है, ये वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात फवाद हुसैन चौरी और वज़ीर मुमलकत फ़रख हबीब ने मिलकर वज़ीर-ए-आज़म खान को पेश की है। कौमी ख़जाने से खती रकम खर्च करके जेवर तबाह से हरासा की गई है। ये रिपोर्ट 251 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें 44 वजारतों, डिवीज़नों, अवामी अदारों और महकमा जात की कामयाबियों का खाका कौम के सामने पेश किया गया है। हुकूमत के 3 साल की तकमील के हवाले से वहाँ जो तकरीब का आगाज़ किया गया, इसके लिए जो गवर्नर सिंध थे उन्होंने आके सबसे पहले आके अपना नगमा पेश किया। तो उसके बाद जब वज़ीर अपना गवर्नर सिंध के बाद इसी तरह जो गुलकार हमारे हैं ईसा खेलवी, उन्होंने भी अपने फ़न का मुजाहरा किया। हमारे जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा अबरारुल हक हैं वो भी आए और उन्होंने भी आके लोगों को अपना एक नगमा सुनाया। तो वहाँ जब इस कन्वेंशन की तकरीब जारी थी तो ऐसे लग रहा था कि हुकूमत ने 3 साल के दौरान वो कारनामे अंजाम दिए हैं कि जो इससे पहली हुकूमतें अंजाम नहीं दे सकीं। बार बार उन्होंने अपनी कारकर्दगी को सराहते हुए जो भी स्टेज पे आया इमरान खान की खुशामद के गीत गाता हुआ दिखाई दे रहा था, और उन्होंने कहा कि जी ये सारी चीज़ें हमने पॉजिटिवली की हैं जो कि पिछली हुकूमतें नहीं कर सकीं। बहरहाल हमने ये देखा कि जो ज़ाहिर वहाँ का माहौल था, ये इससे कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि तहरीक इंसाफ आज भी वहीं खड़ी है जहां वो इस्लामाबाद के डी चौक में 126 दिन के तवील तरीन धरने के वक्त मौजूद थी। अवामी जिम्मेदारियों के बोझ ने तहरीक इंसाफ और इसके रहनुमाओं के तर्ज अमल में कोई संजीदगी और तदब्बर किस्म की चीज़ को नहीं देखा गया कि उनमें कोई संजीदगी आई है या कोई तदब्बर देखा गया है। आज भी वो ऐसी तकरीरें करते हैं जैसे वो अपोजिशन में मौजूद हों। बड़े वो उन्होंने दावे किए कि जी इमरान खान ने जनाब मुल्क को संवार दिया है, ये किया है, वो किया, इस तरह की बातें चलती रहीं। लेकिन बहरहाल आवाम को फिर एक दफ़ा लॉलीपॉप दिया गया, आवाम को बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही वाहद जो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, एक ऐसे लीडर हैं कि जो इस मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे और काफ़ी हद तक निकालने में कामयाब हो चुके हैं। 3 साल का जिक्र करके बार बार अदारों में अपनी कारकर्दगी को बयान किया गया। अदारों की कारकर्दगी के मतलब कहा गया कि अदारे उनके जो कभी बेहतर कारकर्दगी पेश नहीं कर सके थे, हमारी हुकूमत में उन्हीं अदारों ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी पेश की है। ठीक है यूनुस साहब, हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी मियां हारून रशीद ने। वार्मली वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। हारून रशीद साहब, बताइएगा कि 3 साल कारकर्दगी रिपोर्ट जो हुकूमत ने जारी की है, आप उससे कितने हद तक मुत्तफिक हैं? क्या अचीवमेंट जिनका जिक्र किया गया है सच में अचीव कर पाई है हुकूमत? पहली बात तो ये जी कि ये जो इन्होंने रिपोर्ट पेश की ना, बेसिकली बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं तो इसको एनालिसिस में ये किया है कि ये बेसिकली पेपर वर्क उन्होंने कर लिया है, लेकिन फिजिकली प्रैक्टिकली इसमें कुछ भी नहीं है। जो गरीब अवाम है, बेसिकली अवाम को तो रिलीफ चाहिए ना। पुलिस साल में क्या दिया रिलीफ आपने, उसमें तो उनके पास कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब गरीब आदमी वैसे पिसा हुआ है, जैसे पहले था उससे ज़्यादा पिस गया है। वो एक था आखिरी ऑप्शन लोगों के पास, वो
یہ یوٹیلٹی اسٹور پہ، انہوں نے وہاں سے سبسڈی ختم کر دی ہے، اب وہاں بھی لوگ نہیں جا سکتے. اور کسی جگہ پہ ان کو ریلیف عوام کو نہیں ملا. عوام صرف پودے لگانے سے یا یہ جو کاغذی کاروائی کرنے سے یا وزراء کے بولنے سے پھر مسئلے حل ہوں گے. مسئلے حل ہوتے ہیں لوگوں کو ریلیف ملے، گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو مسئلے حل ہوں، لوگوں کو جابس ملے، لوگوں کو کچن چلنا چاہیے گھر کا. خواتین گھر میں پریشان ہیں، بچوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. ہارون ایجوکیشن رشید مہنگی صاحب، ہو گئی ہے. مہنگائی کے بارے میں تو حکومت جو ہے وہ اس طرف تو آتی ہی نہیں ہے کہ مہنگائی تو ہے ہی نہیں. حکومت اس کی طرف تو توجہ دے ہی نہیں رہی ہے، ریلیف دینے کا تو سوچ بھی نہیں رہی. وہ تو اپنے پروگرامز کا ذکر کرتی ہے ہر منصوبے میں، ہر پروگرام میں. ان کے پاس ٹیم نہیں ہے. بیسیکلی ہر چیز کے لیے پریکٹیکلی ٹیم ہونی چاہیے. یہ کہتے ہیں نا جی ہمارے پاس، وہ خود بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ ان کے پاس ٹیم نہیں ہے. معاشی ٹیم ان کے پاس کوئی نہیں. اب تک دیکھیے کتنے انہوں نے وزراء چینج کر دیے ہیں، انہوں نے ٹیم میں بے شمار چینج کر دی ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ پریکٹیکل بندے نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. تو ان کے اوپر ذمہ داری بہت بڑی ڈال دی گئی ہے ملک کو چلانے کے لیے، لیکن ان کے پاس وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے. غریب والے چھوٹی سی دکان چلانے کے لیے بھی آپ کو تجربہ ہونا چاہیے. تجربے نام کی ان کے پاس بات ہے ہی کوئی نہیں. تو کیسے چلائیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ دن بدن پس رہے ہیں. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، 200% تک چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. اب دیکھیں پچھلے دنوں نے آئل اتنا مہنگا کر دیا ہے، ایجوکیشن اتنی مہنگی ہو گئی ہے، غریب بندہ تو پڑھا ہی نہیں سکتا بچوں کو. وہ ایجوکیشن کے اوپر کوئی دھیان نہیں، ان کا دھیان کہیں ہے ہی نہیں. وہ بس یہ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو دبا لیں. اپوزیشن بھی اتنی کمزور ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی ایسا فارمولہ ہی نہیں ہے کہ چلے وہ لوگوں کو باہر ہی لے آئیں، سڑکوں پہ لے آئیں، چلے کوئی احتجاج ہی کریں کہ ان کو پتہ چلے کہ نہ ہمارے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. آپ دونوں طرف سے ایک ہی چیز کر رہی ہے، وہ اپنے اپنے مسائل ان کے ہیں، وہ ان کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. عوام کا کوئی نہیں سن رہا، کوئی پرسان حال نہیں ہے عوام کا قطعی طور پہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں حکومت نظر آ رہی. تو 3 سالہ کارکردگی جو ہے اس کا مطلب آپ اس سے متفق نہیں ہیں؟ کوئی بھی متفق نہیں ہے. میں تو دیکھیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ بتائے نا، کوئی جتنے بزرگ کے آتے ہیں سارے ہمارے ملنے والے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے؟ مجھے بتائیں کہ اپنا مہنگائی اگر اتنی بڑھ گئی ہے تو اس کو انہوں نے حل کیا ہے؟ کوئی حل کرنے کے پاس فارمولہ کوئی نہیں ہے. تو فارمولہ طے کریں نا، کوئی بنائیں، کوئی پلاننگ کریں کہ اگر باہر مارکیٹ میں چیزیں مہنگی ہیں تو کیوں مہنگی ہیں، ان کو پیچھے روکیں. کیونکہ ہماری جو لوکل جو پروڈکشن ہے، سبزی ہماری لوکل ہے، چینی ہماری لوکل ہے، گندم لوکل ہے، وہ تو باہر سے نہیں منگواتے. جب زیادہ چیزیں باہر بھیج دیتے ہیں پھر وہ انہیں چیزوں کو دوبارہ پھر منگوا لیتے ہیں اپنے بندوں کو اپنا نوازنے کے لیے. ایسے تو نہیں کام چلتے نا. لوگ ڈسٹرب ہے، بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ لوگ سڑکوں پہ اس لیے نہیں آ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہ کہ ہم سڑکوں پہ آئے گا تو ہمارا ایک دن کچن ویسے ہی بند ہو جائے گا. ہر بندے کو فکر روٹی کی پڑی ہوئی ہے، گھر میں بچوں کے مسائل پڑے ہوئے. پہلے وہ دیکھ لیں، اب ادویات کا دیکھ لیں، ادویات 200-250% مہنگی ہو گئی ہیں. بندہ بیمار ہو جائے وہ تو میرا خیال بیماری میں غم سے مر جائے گا، اس کو میڈیسن لینے کا موقع نہیں ملنا. پہلی بات تو یہ ہے. تو یہ ہوا میں ساری باتیں کر رہے ہیں، کوئی پلان ان کے پاس ہے ہی نہیں، بالکل کسی چیز کا کوئی پلان نہیں ہے. تو ایسے جو مسائل حل نہیں ہوں گے. ان کو پلان بنانا چاہیے. لوگوں کو دیکھیے کہ عوام دیتی ہے ووٹ بیسیکلی اپنے مسائل حل کرنے کے لیے. عوام یہ نہیں دیتی کہ آپ اپوزیشن کو دبا لیں، ان کے آپ مقدمے درج کر لیں، اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. لوگوں کو، عوام کو روٹی چاہیے، ان کو ایجوکیشن چاہیے، تعلیم بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، صحت بہت ضروری ہے. صحت کارڈ دیکھیں آپ، جتنوں نے نعرے لگائے تھے کہ صحت کارڈ دیں گے آپ کو، کہیں نظر نہیں آ رہا صحت کارڈ کا. اسپتالوں کے حالات اتنے ڈسٹرب ہیں کہ وہاں پہ میڈیسن نہیں ہے. LPA ہوتی تھی پہلے ان کے پاس، وہ لوکل پرچیز کہتے تھے. اب وہ وہاں سے ملتی نہیں، کسی کو نہ کوئی میڈیسن ملتی ہے، نہ کوئی انجیکشن ملتا ہے. لوگ وہاں بھی ویسے ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں. کہاں کن کی یہ بات کر رہے ہیں؟ 3 سال میں کیا چیز ہے کچھ بتا دیں، لیکن ان کے پاس ہے ہی نہیں بتانے کے لیے. بس وہ پیپر کے اوپر رسالے کر کے دے دیتے ہیں لوگوں کو، وہ ٹی وی میں بٹھا دیتے ہیں آگے اپنے بندوں کو، وہ چلے جاتے ہیں. بس یہی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہے ہی کوئی معاملہ نہیں ان کے پاس. مجاہد شیخ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ 2 سالوں میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اس حکومت کو؟ میاں ہارون رشید صاحب بتائیے گا کہ 2 سالوں میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں حکومت کو؟ کیا دعوے جتنے بھی کیے پایا تک مل تک پہنچ پائے گی؟ نہیں جی، میرا بھی خیال کہ یہ آگے ان کو آگے لے کے چلیں. اصل میں تھوڑا سا سینیریو ابھی چینج ہوگا میرے خیال سے. جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے نا، جو تجربہ میرا کہتا ہے کہ جتنی ریلیف گورنمنٹ کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے نا، میرا نہیں خیال کسی اور حکومت کو ملی ہوگی. ان کو مطلب ہر چیز انہوں نے اوپن دی ہے، فری ہینڈ دی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی فارمیٹ نہیں. فارمیٹ کے بغیر کوئی بھی آپ کام نہیں کر سکتے. کہیں بھی بیٹھ جائیں، کوئی آفس چلانا ہو تب بھی فارمیٹ ہوتا ہے اس کے لیے، یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. میرا خیال ہے کہ جب سے یہ اب میرا خیال 2 سال میں یہ
इलेक्शन की तरफ जाएंगे, इलेक्शन बहुत ज़रूरी हो गया अब, क्योंकि अब इसके अलावा इनके पास कुछ चारा ही नहीं है। कतई तौर पे आवाम बिल्कुल डिस्टर्ब है, ये जो सर्वे करवा रहे हैं अपने तौर पे करवा रहे हैं, कोई बंदा डिस्टर्ब, सब बंदे डिस्टर्ब है। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। अब इलेक्शन पे आए, पर ठीक है, इनके पास बल्कि इलेक्शन में आने के लिए चीज़ ही कोई नहीं है। क्या डिलीवर किया ना, कुछ भी नहीं किया। पौधे लगाने से लोगों को रोटी तो नहीं मिल जाएगी, पौधे लगाने से ठीक है एटमोसफेयर अच्छा हो जाएगा, माहौल अच्छा हो जाएगा, लेकिन बेरोजगारी खत्म तो नहीं ना हो। तो ये चीज़ें कैसे मुमकिन है ये कर लेंगे 2 साल में? अभी 3 साल में कुछ नहीं किया, 2 साल इनके पास रह गया, 2 साल के 1.5 साल में वैसे इन्होंने वाइंड अप कर देना है। उसके बाद फिर नई अपना इलेक्शन आ जाएंगे, 6-7 माह इन्होंने कंपेन पे लगा देने हैं। 1.5 साल मैक्सिमम है, 1.5 साल में मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि आगे चल के कुछ करेंगे। ठीक है, सीनियर साहब मियां हारून रशीद हमारे साथ मौजूद थे, आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। जी यूनुस साहब, आप मुत्तफिक करते हैं इनकी बात जी, से? मियाँ साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। मियाँ साहब का कहना था कि गवर्नमेंट ने 3 साल जो कारकर्दगी के हवाले से बात की है, वो कहते हैं कि इससे आम शहरी को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो वो बातें वहाँ आके बता रहे हैं, जो स्टेज पे उन्होंने आके अपना जिस तरह कहा है कि जी हमने ये किया, हमने जनाब मुल्क की बेहतरी में इस तरह बड़ा उन्होंने वहाँ एक लंबा चौड़ा शोर शराबा किया, जो कि आम शहरी के लिए ये सहूलतें वहाँ जो उन्होंने बातें की उसमें कोई एक भी हकीकत पर मबनी बात नहीं थी। वहाँ जो तकरीब में इन्होंने बताया, इन्होंने कहा जी अदाद-ओ-शुमार की रोशनी में इन्होंने हारून बात रशीद की। साहब ने भी तो यही कहा है कि गरीब का और मुतवसत तबका जो है इस वक्त महंगाई में पिस रहा है, उसके बारे में अब इस हुकूमत को कुछ नहीं पता। वो बात ठीक उसका कर कोई रहे पुरसाने हाल हैं, नहीं। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि गरीब आदमी को ये जो अदाद-ओ-शुमार बयान कर रहे हैं, ये जो कोविड के पीछे अपने आप को छुपा के कह रहे हैं कि इसके बावजूद हमारी मुआशरत बड़ी बेहतर हुई है, इसका फ़ायदा तो आम शहरी से हमें पता चलेगा ना कि उसको क्या फ़ायदा हुआ है। जो इन्होंने नौकरियां की बात की थी जब ये अपोजिशन में थे, तो उस वक्त वो तो एक बात भी सच्ची साबित नहीं हुई। अब इन्होंने कहा जी हम अदाद-ओ-शुमार की रोशनी में बात करते हैं। इन्होंने दावा किया है कि जी आज तमाम बड़े अशारिये मस्बत हो गए हैं। इन्होंने कहा है जी कोविड के बावजूद कौमी मुआशरत को हमने दुरुस्त पट्टी पर चला दिया है। बात की गई कि जी जब हम आए तो करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर था, तो ये कहते हैं कि आज ये 15 अरब डॉलर रह गया है। फिर इन्होंने बात की जी ज़र मुबादला के कुल ज़खायर जो 164 अरब डॉलर थे, आज हमारे पास 23 अरब डॉलर के वो ज़खायर हैं। फिर इन्होंने कहा जी जब हम आए तो 3800 अरब टैक्स इकट्ठा किया जाता था जो, लेकिन आज 4700 अरब टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जी एक बार फिर जो बात की गई कि पाकिस्तान में जो बेहतरी है, ये बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनकी वजह से बड़ी आई है, वो यहाँ अपना जो है लेकिन इन्वेस्टमेंट यूनुस कर साहब रहे इन हैं। तमाम अदाद-ओ-शुमार का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि इसमें इजाफा हुआ है और खुशहाली आई, लेकिन अवाम तो खुशहाल नहीं है, अवाम तो मुसलसल परेशानी का शिकार है। सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस का पता चलता है जब आप आम लोगों से मिलते हैं, जब आप एक छोटा दुकानदार उससे देखते हैं कि खुशहाल है, जब आप देखते हैं कि रेडी बान खुशहाल है, जब आप देखते हैं कि मजदूर खुशहाल है, जब आप देखते हैं कि किसान खुशहाल है, जब आप देखते हैं कि वर्कर खुशहाल है, इन लोगों में से तो कोई भी खुशहाल नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमें हमेशा वो लीडर मुयस्सर आए कि जिन्होंने हमेशा दूसरों पे मलबा डाला और ख़ुद उन्होंने कुछ भी कभी करके नहीं दिखाया। ये अब बात की जाए, अब हम बात करते हैं इनके दौर में, ये 3 साल दौर आप यकीन करें कि पाकिस्तान की तारीख का इतना ये बदतरीन दौर है कि हम अब एक अरसा से जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं। हमने देखा है जो अदारों में आज करप्शन है, ये देखें पहले वो बात करते थे कि इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो कहते थे कि जब रुपए की कीमत गिर जाए, डॉलर की कीमत बढ़ जाए, तो आप समझ लें कि उस मुल्क का वज़ीर आज़म करप्ट है। तो आप देखें रोज डॉलर की कीमत बढ़ रही है। अब क्या ये वज़ीर आज़म करप्ट नहीं है? फिर आप अपनी बात पे कायम रहें। इसने कहा था जी मैं किसी के पास जनाब वो कोई कासा लेके नहीं जाऊंगा, IMF के पास नहीं IMF के पास कोई एक इसकी बात सच साबित नहीं हुई, कोई एक इसने कौम से किया हुआ वादा सच्चा नहीं हुआ। 350 कनाल के घर में रहने वाला वज़ीर आज़म एक 5 मरले या किराए के मकान में रहने वाले मजदूर या एक गरीब आदमी के हालात से कैसे वाकफ हो सकता है? लेकिन यूनुस साहब हुकूमत तो कहती है कि जब हम आए थे तो कर्जा बहुत ज्यादा था, कर्जा उतारने के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ा। इसके लिए IMF के पास जाना पड़ा है जो इसे, तो IMF के पास गए हैं, लेकिन जो भी इन्होंने हुकूमत चलाने के लिए किया है
आम आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं। ये IMF के पास जाएं, ये बैरून मुल्क किसी हुकूमत के पास जाएं, पाकिस्तानी लोग तो ये देखते हैं कि हमें किस तरह फैसिलिटेट कर रही है हुकूमत। मसलन अब जो लोग बेरोजगार हो गए हैं वो इसीलिए उनके पास बेरोजगारी के बाद कोई कारोबार ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों की कफालत कर सके। खुदकशी के वाकयात आगे से ज्यादा बढ़ गए हैं। लोग अपनी फैमिलियों को जब आप देखें ना, एक माँ अपने बच्चों को भूखा मरते नहीं देख सकती, क्या करते हैं। हमने बड़े वाकयात में देखा है कि खवातीन, हमने बड़े वाकयात में देखा है कि घर के सरबराह बच्चों समेत खुदकशी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे वाकयात पेश आए हैं। कोई खतून नहर में छलांग लगा रही है भूख अफलास से तंग आकर आए रोज। ये हमारे लाहौर में मैं बताता हूँ कि ये पिछले 2 महीने के दौरान कोई दर्जन से ज्यादा खवातीन की लाशें मिली हैं, तो वो बेरोजगार खवातीन थी। इसी तरह मर्दों का हाल ये है कि वो घर के हालात जो तंग आके फाकों की नौबत नहीं देख सके और उन्होंने खुदकशी कर ली है। ये IMF के पास गए हैं, ये बैरून मुल्क गए हैं, इन्होंने जो कुछ भी किया है ये बताएं कि इन्होंने आम पाकिस्तानी के लिए क्या किया है, ये बताएं कि इन्होंने आम गरीब आदमी के लिए क्या किया है। आज तो जो बंदा बाहर ये कहते हैं जी हम बात करते हैं पेट्रोल पाकिस्तान में सबसे सस्ता है, आप बरतानिया देखें जी, आप UK के अलावा ये कई मुल्कों की मिसाल देते हैं। आप ये देखें कि बरतानिया में अगर पेट्रोल महंगा है तो वहां का मजदूर जो है वो 1.5 लाख रुपए मजदूरी का लेता है महीने में। यहाँ का मजदूर 15,000 लेता है। तो 15,000 वाला मजदूर किस तरह वो पेट्रोल अफोर्ड करेगा अपनी मोटरसाइकिल के लिए। वो तो अब हालात अब इतने खराब हो गए हैं कि मैं कहता हूं कि अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है, वरना इस हुकूमत के दौरान जिस तरह की नौबत पेश लोगों को आई है वो बयान करने से बाहर है। यूनुस साहब, 15,000 रुपए में वो बिजली का बिल देगा या घर का बिल देगा? मैं कहता हूँ जी, आप 25 रुपए में यूनिट है। आप किसी घर में भी देख लें कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ 200 या 300 यूनिट के साथ उसका इसके बगैर गुजारा होता हो। और कोई भी घर है अगर वो AC नहीं भी चलाता, उसने 2 पंखे चलाने हैं या वो अपनी लाइट चलानी है तो 100-200 यूनिट उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर 200 यूनिट इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब है 5,000। इसी तरह गैस का बिल भी आएगा, गैस के बिल के साथ उसको पानी का बिल भी आ रहा है। तो बच्चों की फीसें हैं, किचन है, बड़ी मुश्किल है। इमरान खान साहब ने जो आवाम से वादे मुआदे किए थे, जो लॉलीपॉप दिया था, अवाम सख्त मायूसी का शिकार है। ये उसके एक जफर मौज उसने जो तैयार कर रखी है, उसकी ये जो अपनी फौज बनाई गई है, जो उसने अपने मशीर और ये वजीर जो इकट्ठे कर लिए हैं, ये सबसे पहले इसको ये करना चाहिए था कि ये इनका एहतसाब करता। ये इसने किसी का एहतसाब क्या करना था। इसने जितने भी लोग बड़े बड़े जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, हमारे जो चेयरमैन नैब के थे, उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। भाई ये सूरत इस तरह नहीं। ठीक है यूनुस साहब, आपका मौकिफ आ गया। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। आयशा अकरम केस में एक नया मोड़ आ गया है। 400 अफराद जो हैं उनको बुलाया गया है और शनाख्त परेड के लिए, लेकिन आयशा जो है वहाँ गई नहीं है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। नाज़रीन, आयशा अकरम केस में मजीद मोड़ आ गया है। 400 अफराद हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जब आयशा अकरम को शनाख्त परेड के लिए बुलाया जाता है तो वो जाने से इनकार कर देती हैं। इसी पर एक गुफ्तगू का आगाज करेंगे। बताइएगा कि इस बारे में कि क्यों वो नहीं जा पहुंची उधर शनाख्त परेड के लिए। इसके लिए ये मैं हिरा जवेद आपको बताऊं कि FIR दर्ज हो गई। पुलिस पे बड़ा प्रेशर था कि मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने, खैर इसमें हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि उनके पास कोई मुलजमान के एड्रेस नहीं थे, उनका कोई ऐसा अता पता नहीं था, तो उन्होंने नादरा की मदद से IG पुलिस पंजाब और CCP लाहौर ने इस पे भरपूर मेहनत करके उन लोगों को शनाख्त किया, उन लोगों तक पहुंचे, नादरा को इसमें ऑनलाइन लिया और उन लोगों को उन्होंने जिस तरह भी हुआ उन्होंने उनको एक कानून के कटहरे में लाया और उनको हिरासत में लेके बकायदा उनसे एक अदालती प्रोसेस मुकम्मल करके उन्हें जेल भिजवा दिया गया। तो अब जो लोग पकड़े गए हैं, यूनुस साहब, वजह सामने आ सकती है कि शनाख्त परेड के लिए आयशा क्यों नहीं गई? वही मैं बात बताने लगा हूँ कि अब वो लोग जब पकड़े गए हैं तो उनके जो बुरसा है, जो उनके लवाहकीन हैं, वो बड़े एहतजाज कर रहे हैं, वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि ना तो उनकी फैमिलीज को उनके साथ मुलाकात करने दी जा रही है,
ये एक प्रोसेस होता है कि जब मुलजम को जेल भिजवा दिया जाता है शनाख्त परेड के लिए, तो महकमा जेल खाना जात का अमला उनकी मुलाकात नहीं करवाता। वो इसलिए नहीं करवाई जाती कि वो शनाख्त परेड में होते हैं, कोई ऐरा वगैरह बंदा वहां आके उनको ये शनाख्त ना कर दे, ये देख ना ले, ये बता ना दे कि इस तरह का बंदा है, जब आप जाएं तो इससे भी शनाख्त कर लें। तो शनाख्त का प्रोसेस अभी एक दिन पहले वहां उसने आना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची। सारे लोग वहां आए हुए थे और फैसला होना था कि कौन कौन लोग वो शनाख्त करती है, ताकि उनको वहां मजिस्ट्रेट मौजूद था जिसने उन्हें जेल भिजवाया है। इस खातून ने जो मदैया है इस मुकदमे की, वहां पहुंच के उनको शनाख्त करना था। शनाख्त का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद ये पता लगना था कि कौन से लोग गुनाहगार हैं और कौन से बेगुनाह हैं। जिन्हें उसने शनाख्त करना था उन लोगों को दोबारा अदालत में पेश करने के लिए मुकामी मजिस्ट्रेट की तरफ से अहकामात जारी होने थे। लेकिन क्या हुआ है कि मजिस्ट्रेट भी जेल में मौजूद था और जो मुलजमान है वो तो पहले ही जेल में मौजूद थे, और उनके लवाहकीन भी बाहर बड़े परेशान और बेताबी के आलम में इंतजार में थे कि आज हमारी किस्मत का फैसला होना है, हमारी बच्चों की किस्मत का फैसला होना है कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। पाकिस्तान में बज़ाहिर तो ये वाकया इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा वाकया है, लेकिन जिस तरह ये वाकया इसको मंजर आम पे आया है, 3-4 दिन बाद FIR दर्ज हुई है। उनके पेरेंट्स बताते हैं कि वो बच्चे भी इस वाकया में गिरफ्तार हुए हैं जो बच्चे के उस दिन पार्क में मौजूद ही नहीं थे। वो क्यों गिरफ्तार हुए हैं? पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने ग्रेटर इकबाल पार्क के गिरदो नवा में जितनी भी बस्तियां हैं, जितना भी इलाका है, जो भी वहां मौजूद थे, उन लोगों को हिरासत में ले लिया है, ताकि जो पार्क के अंदर मौजूद थे उनकी भी उन्होंने लोकेशन चेक की और उन्हें हिरासत में लेके 144 वो लोग हैं जिन्हें हिरासत में लेके जेल भिजवाया जा चुका है और उनकी शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल होना बाकी है। ठीक है यूनुस साहब, तजियाकार मुजाहिद शेख ने हमें ज्वाइन किया है, वार्मली वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बताइएगा, आयशा केस जो चल रहा है उसमें आयशा ने अब शनाख्त परेड करने से मना कर दिया है, तो वजह क्या बनी है, इस बारे में बताइएगा। देखें, जो आयशा का मामला है, ग्रेटर इकबाल पार्क वाला मामला है, ये पहले दिन से ही इसमें जो है वो काफी सारी गलतियां पुलिस की जानिब से पाई गई और पुलिस ने अपनी साथ को खुद को बचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो भोंडे इकदाम हैं वो किए। देखें, 1815 पर कॉल्स होती हैं कि एक खातून है जिसको हरासा किया जा रहा है, जिसको वहां पे जदोकोब किया जा रहा है, वहां पर जबरदस्ती लड़के उसे तंग कर रहे हैं। 18 कॉल्स 15 पे होती हैं। नंबर 1, पुलिस ने अपनी इस नेग्लिजेंसी को छुपाने के लिए जो है एक तो मुकदमा दर्ज ना किया और मौके पे ना SHO पहुंचा, ना मुतलका SP पहुंचा, ना DSP पहुंचा और ना ही SP को असल सूरत हाल बताई गई। जब ये मामला हाईलाइट हुआ उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस लिया। प्राइम मिनिस्टर के नोटिस लेने के बाद इसको इतना हाईलाइट कर दिया गया कि पुलिस को अपनी पड़ गई, जिसे पंजाबी में कहा जाता है कि उन्हें अपनी पड़ गई, कि खुद को बचाने के लिए उन्होंने ना आओ देखा ना साओ मुकदमा दर्ज किया और उसमें मुल्जमान उन लोगों को बुलाया गया जो किसी घर से भी ग्रेटर इकबाल पार्क के इलाके में मौजूद थे या ग्रेटर इकबाल पार्क के इलाके में जियो फेंसी के जरिए उनकी कोई ना कोई उनका राब्ता था। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि एक 70 से जायद उम्र का 70 साल से जायद उम्र का एक बुजुर्ग जो है वो एक शख्स को कॉल करता है और वो ग्रेटर इकबाल पार्क में वो भी दादा है और ये भी दादा है और वो मौजूद होते हैं और उन्हें वहां पर सिर्फ कॉल करने की बुनियाद पे पकड़ लिया जाता है और फिर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब इस बात का नोटिस लेते हैं और उसको बुजुर्ग 70 साल का बुजुर्ग है उसको छोड़ दिया जाता है। अभी भी मैं ये बात कहता हूँ कि अगर मुकम्मल तौर पे ये नहीं हम कह सकते कि तमाम के तमाम लोग बेकसूर होंगे, अगर आज भी उन तमाम जिन्हें मुल्जमान कहा जा रहा है, जिन्हें मुल्जिम कहा जा रहा है, उनकी मुकम्मल तौर पे तस्दीक करवाई जाए और पुलिस पे ना छोड़ी जाए और खास कर जो CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर है जिनकी सरबराही में लाहौर पुलिस चल रही है, इनकी सरबराही में और इनकी तफ्तीशी और इनकी तफ्तीश में ये बात ना छोड़ी जाए तो सैकड़ों लोग जो पकड़े गए हैं उनमें से कई लोग बेगुनाह होंगे।
उस पार इसकी तस्दीक इसलिए पुलिस नहीं कर रही है, इसलिए पुलिस हतमी तौर पे कोई चीज नहीं कर रही है, मौकफ नहीं दे रही है, बाहर नहीं स्टेटमेंट नहीं अब आ रहा है, क्योंकि गलती पे गलती की जा रही है। ये एक सिर्फ अपनी साख को बचाने के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लाहौर आए इमरान खान साहब, उन्होंने अपने लाहौर के दौरे में भी कहा कि जितना भी कसूर है वो एक हमारी सोसाइटी का है कि हम अपने बच्चों को उस तरह से एजुकेट नहीं करते हैं, तरबियत नहीं उनकी करते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जो है वो भी नेग्लिजेंसी उनकी पाई जाती है। तो अब हर बंदा, चाहे वो आईजी इनाम गनी हो, सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर हो, साजिद कियानी हो, जो जिन्हें सजा भी मिली, ना करता गुनाह की शायद उन्हें सजा मिली, लेकिन कुछ भी ऐसा अगर ये इसमें होता तो वो किसी न किसी की तो वो पुलिस ने अपने से या प्राइम मिनिस्टर ने या हुकूमत पंजाब ने या फेडरल गवर्नमेंट ने अपने आप से वो चीज निकाल के कि हमने एक्शन किया और कसूरवारों को सजा दी गई। मेरा जाती ख्याल ये है कि ना तो इस मामले में किसी कसूरवार को, पुलिस ऑफिसर को मुकम्मल तौर पर सजा दी गई है। ओएसटी करना, पीएससी अफसरान को अगर ओएसटी किया जाता है तो ये कोई सजा नहीं है, आज नहीं तो कल उनको किसी नई जगह पे पोस्टिंग मिल जाएगी। और क्या ये जिनको हटाया गया है, उनकी इंक्वायरी की गई है, इनकी इंक्वायरी में वाजिया किया गया है कि किसका कसूर है। डीआईजी साजिद कियानी को अगर हटाया गया है तो इसका कसूर उनका क्या है, अगर एसपी सिटी को हटाया गया है तो उनमें उनका कसूर क्या है, ये वाजिया करना चाहिए ना। लेकिन ये सिर्फ एक जो अवामी प्रेशर है, हुकूमत के ऊपर जो एक प्रेशर होता है, उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के इकदाम जो है वो करती है। इसीलिए ये सारे मामले को एक डीआईजी लेवल पे जो है उसको हटाया गया, एसपी को हटाया गया, सब कुछ किया गया और वो मामला अभी तू का तू है। एक मिसाल बनाने के लिए ठीक है यूनुस साहब, आप बताइएगा, जैसे कि मुजाहिद शेख ने कहा कि इसमें पुलिस की नेग्लिजेंस नजर आती है, तो आप इस मौकिफ से मुत्तफिक हैं? मैं मुजाहिद शेख साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। वो ठीक बात कर रहे हैं कि ये इतना अफसोसनाक वाकया था कि ये जब सरजद हुआ है तो पुलिस की तरफ से जो 15 की कॉल होती है वो उसी पे फौरी नोटिस लिया जाता है। और ये इतनी कॉलें की गई कि पुलिस की जूं के तू नहीं उनके कानों पे रिंगी और उन्होंने कोई इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। हालांकि पुलिस को जब कोई कॉल की जाती है उसे फौरी एक्शन में आना चाहिए और पुलिस अगर बर वक्त इसका एक्शन लेती और बर वक्त कार्रवाई करती तो ये मसाइल पैदा नहीं होने चाहिए। अब जिस तरह मुजाहिद शेख साहब ने कहा है, ये बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म हमारे मुल्क में जिस बात का भी नोटिस लेते हैं, चाहे वो किसी खतून ने घर के किराए के पैसे ले रहे हों या कोई घर खाली कराना हो, तो वो हमारी पुलिस सारे काम छोड़ के उस पर फोकस कर देती है। अब वज़ीर-ए-आज़म ने इस खतून के वाकया का नोटिस लिया है। इससे पहले लाहौर में एक वज़ीर-ए-आला पंजाब की मौजूदगी में बहुत बड़ा वाकया पेश आया, जिसमें एक तकरीब में वज़ीर-ए-आला जहां मौजूद थे वहां एक सूबाई वजीर के भाई को सीएम की मौजूदगी में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। और उस वक्त भी लाहौर पुलिस की नेग्लिजेंस थी कि वो मुलजम वहां कैसे पहुंचा, असला समेत गया और कैसे गया, लेकिन उस वक्त कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया, इसलिए कि शायद वो यूनुस साहब, अब पुलिस का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि शनाख्त परेड के लिए आयशा ने तो मना कर दिया। ये मैं बताता हूँ कि ये बात कर रहे थे कि अब वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस लेने के बाद जिस तरह मुजाहिद शेख साहब फरमा रहे थे कि लाहौर पुलिस की ये नेग्लिजेंस है, इसमें कोई शक नहीं है, नेग्लिजेंस है, ये वाकया उनकी नहली की वजह से पेश आया है। और ये भी तयन नहीं किया गया कि किस पुलिस अफसर का कितना जुर्म बनता है और उसको सजा देने से पहले ये इन्हें डिफाइन करना चाहिए था कि डीआईजी ऑपरेशन का इतना कसूर है और एसपी का इतना कसूर है, एसएसपी का इतना कसूर है। बज़ाहिर तो इस वाकया में मुकामी पुलिस जो है वो सिर्फ जिम्मेदार थी, लेकिन इसमें सारे लोग लपेट दिए गए। शायद वज़ीर-ए-आज़म को खुश करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। अब वज़ीर-ए-आज़म को खुश करने के लिए मजीद कार्रवाइयां जारी हैं। 2 दिन पहले लाहौर में एक वायरलेस पैगाम चला है जिसमें तमाम ट्रैफिक पुलिस को ये हुक्म दिया गया है कि कहीं भी सड़क पर कोई मोटरसाइकिल सवार किसी रिक्शा में बैठी किसी फैमिली का ताकब करती किसी को देखा गया तो उन्हें फौरी पकड़ लिया जाए और उन्हें हवाला पुलिस किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। कल
उन्होंने चिड़ियाघर में 2 ऐसे लड़कों को पकड़ा है जिनके खिलाफ वहाँ खवातीन ने फोन करके मुकामी पुलिस को शिकायत की कि ये हमारा ताकब करके हमें तंग कर रहे हैं। हो सकता है वारदात की कॉल होती तो पुलिस इतनी जल्दी वहाँ ना पहुंचती। मुकामी पुलिस वहाँ चिड़ियाघर में फौरी पहुंची है और वो लोगों को पकड़ के ले गई जो 2 लड़के थे, और उन्होंने जाते ही उनके खिलाफ मुकदमा ठीक कर है दिया। यूनुस साहब, मुजाहिद शेख आप बताइएगा कि इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, हुकूमत को ये करना चाहिए कि हुकूमत को जजा और सजा के अमल को यकीनी बनाना चाहिए। अगर ये वाकया होता है तो यकीनन इसमें किसी का तो कसूर है, अवामी मसाइल भी हैं, बिल्कुल हमारे मुआशरे में भी बहुत सी खराबियां ऐसी हैं जिसकी वजह से इस तरह के अफसोसनाक वाकये जो हैं वो पेश आते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एक ऐसा शहर जो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर कहलाए, वहां पर ऐसा वाकया होगा कि जैसे जंगल का कानून हो, और इस जंगल के कानून को देखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि लाहौर जैसे शहर में एक खातून, चाहे वो टिकटॉकर है, कोई भी है, उसके किरदार पे बहुत सारी बातें होती हैं, उसकी वीडियो पे, उसपे टिकटॉक पे बहुत बातें होती हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन कोई भी खातून जो है, क्या एक लाहौर की ऐसी तारीखी जगह जहां पर पाकिस्तान की यादगार में एक जो है यादगार पाकिस्तान बनाया जाता है, वहां पे ये मामला हो और वहां पे लाहौर शहर जैसे इलाके में तो सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त ना हो, ऐसी सिक्योरिटी से पूछा जाए कि 14 अगस्त के दिन, 14 अगस्त को ये वाकया पेश आता है, यकीनन वो पार्क है और वहां पे बाहर सिक्योरिटी कैसी थी, वो अगर सवालिया निशान है, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की गई? DHA की सिक्योरिटी कहाँ थी, वहां पे गार्ड कहाँ पे, और 1815 पे कॉल होने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं आती है। तो इस तरह के वाकयात में सजा जब तक नहीं दी जाएगी कि किसका कसूर है और वाज़ह नहीं किया जाएगा कि जिसने ये गलती की है उसको मुस्तकबिल में क्या सजा मिलेगी। देखें, OSP करना, अगर SHO वहां का मुअत्तल कर दिया गया, DSP मुअत्तल कर दिया गया, तो ये कोई सजा नहीं है। आज नहीं तो कल ये लोग हम ऐसी हमारा मुआशरा की बातें भूल जाते हैं, कोई अफसर दूसरा आएगा, हुकूमत बदलेगी, तो वही लोग दोबारा से किसी न किसी सीट पे, बल्कि इनसे बेहतर पोजीशन में जाके कहीं पे काम कर रहे होंगे। लेकिन इसकी सजा, जो इतना बड़ा वाकया हुआ है, इसकी सजा क्या दी गई? क्या हुकूमत ने जो इंक्वायरी की, जो वज़ीर-ए-आला पंजाब को रिपोर्ट भिजवाई गई, उसमें क्या लिखा है किसी को कुछ मालूम नहीं है, उसे पब्लिक करना चाहिए। तब्दीली सरकार का दावा था कि पटवारी कल्चर और पुलिस कल्चर जो है उसको तब्दील किया जाएगा। कहाँ पे पुलिस कल्चर तब्दील हुआ? आज भी पटवारी कल्चर उसी तरह से है, हजारों लाखों रुपए दे के जो है वो पटवारियों से जो है वो जमीनें अपने नाम मुंतकिल और ट्रांसफर करवाई जाती हैं। वही पुलिस का कल्चर है कि अगर कोई काम आज से 6 महीने पहले 10,000 में होता था तो आज 1 लाख रुपए की रिश्वत में दे के होता है। उसी तरह से होता है। पिछले कई बरस से मैंने क्राइम रिपोर्टिंग किया है और मुझे पता है कि सबसे बदतरीन दौर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत में है कि पंजाब में, खासकर लाहौर पुलिस में, वो करप्शन का बाजार गर्म है जिसकी मिसाल माजी में कभी नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ हुआ करते थे तो पुलिस इस बात से डरती थी कि अगर कुछ गलत हुआ, अगर कोई चीज गड़बड़ हुई तो उसकी सजा बहुत सख्त मिलेगी। ना सिर्फ OSP होंगे बल्कि दोबारा कहीं पे तैनाती नहीं होगी। उसी तरह से आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने अगर नोटिस दिया, ये इमरान खान साहब का दूसरा नोटिस है जो प्राइम मिनिस्टर के लेवल से बहुत नीचे जा गया है। इसी तरह की खातून एक आयशा थी जिसके मकान पे कब्जा किया गया था और यही CCP लाहौर से गुलाम महमूद डोगर, और उसने बताया, आपने भी बताया कि बहुत ही रिश्वत का बाजार गर्म है पंजाब पुलिस में, तो क्या ये उस्मान बुज़दार जो है ये चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे पुलिस पे? देखिए, चेक एंड बैलेंस इसलिए नहीं रखा जा रहा कि चेक एंड बैलेंस रखने वाले अफसरान भी तैनात नहीं है। तो CCP लाहौर है, उनके ऊपर तो खुद पहले करप्शन का इल्जाम है। शहबाज शरीफ के दौर में उनके ऊपर तो खुद कब्जा करने का इल्जाम लगा और उन्हें OSP कर दिया गया। वो लाहौर पुलिस को क्या चेक करेंगे? आप देखें कि जब ये आए काफी महीने पहले तो इन्होंने कहा कि लाहौर में बदमाश और कब्जा माफिया लोगों को पकड़ा जाएगा, सारा कुछ किया जाएगा। वो सब कुछ होता रहा, लेकिन सिर्फ वो सोशल मीडिया पर दिखावे की हद तक था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ट्विटर अकाउंट को बड़ा अच्छा देखते हैं, ट्विटर चेक करते हैं, सोशल मीडिया पे उनकी बड़ी नजर होती है, तो सब कुछ करके दिखाया गया। अब क्या हुआ कि आप देखें कि लाहौर का सरबरा, पंजाब का सरबरा
چیف منسٹر پنجاب جو ہے ایک تقریب میں جاتے ہیں, وہاں پہ ایک بندہ پسٹل لے کے جاتا ہے اور ان کی موجودگی میں ایک قتل کر دیتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہے؟ شہری لوٹ رہے ہیں, شہریوں کے ساتھ ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور چوریوں کی وارداتیں ہو رہی ہیں, اور جن کے ساتھ ایسی وارداتیں ہوتی ہیں ان کے مقدمات بھی درج ہوتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہوا اس دور میں؟ اس لیے میرا خیال ہے کہ عثمان بزدار صاحب اگر بڑے فیورٹ ہیں عمران خان صاحب کے, پرائم منسٹر صاحب کے, تو ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی ٹیم کو ہیڈ کرنے والے لوگ کون ہیں. آئی جی پنجاب اگر پنجاب کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کتنا چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں, وہ کیا رزلٹ دے رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھیں نا, ایک بھیڑ چال کا شکار ہو گئی ہے پنجاب پولیس, جو کبھی بھی ہسٹری میں ماضی میں دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہوا. اب کسی خاتون کو اگر کسی نے چھیڑا ہے, وہ سچ ہے یا غلط ہے, اس کی 15 پہ کال کریں, 10 منٹ بعد مقدمہ ہو جائے گا. اب جس شخص کے ساتھ ڈکیتی ہو رہی ہے, جس کا موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے, وہ اگر جا کے 15 پہ کال بھی کرتا ہے, تھانے میں بھی جا کے بیٹھتا ہے, تو اس کا مقدمہ درج نہیں ہوتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بھیڑ چال کا شکار ہے پنجاب پولیس, اور ایک واقعہ کو لے کر سب لوگ اسی کو مطلب خواتین کو ہراساں کرنے کے معاملے پہ چلے گئے ہیں, اور باقی تمام صورتحال جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے. سینئر تجزیہ کار مجاہد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. جی یونس صاحب. میں مجاہد شیخ صاحب جس طرح بات کر رہے تھے, وہ بتا رہے تھے, ان کی بات سے یہ تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ جو سابق شہباز شریف تھے وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے, اور ان کی اچھی ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ان سے بیوروکریسی بہت زیادہ خوفزدہ رہتی تھی. موجودہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب ہیں, ان کی اتنی یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ناقص کارکردگی ہی نہیں, اتنی نااہلی بھی ہے کہ لوگ اور بیوروکریٹ ان سے کوئی خوفزدہ کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے یونس صاحب, کلوزنگ کا ٹائم ہوا جاتا ہے. نئے موضوعات کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.